नॉवल रियल्म्स में आपका स्वागत है। अगर आपको दिलचस्प कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी कहानी मिस न हो। एपिसोड 91 फाइट ऑन। वही दूसरी तरफ माहिरा, मानव और उसका दोस्त ये सब देखकर काफी हैरान थे। उन्होंने पहले कभी भी मैजिकल तरीके से वेपन्स आते हुए नहीं देखे थे। साथ ही साथ वो काफी डरे हुए भी थे। माहिरा तो लगातार दक्ष की तरफ ही देखे जा रही थी। इधर दक्ष अभी भी कुछ सोच रहा था। वो इस वक्त किसी को मार नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा करने से निधि और बाकी सब के लिए परेशान और बढ़ जाएगी, और पॉइजनस शॉर्ट स्वॉर्ड इस सिचुएशन के लिए कुछ ज्यादा ही ओवर पावर थी। इसलिए दक्ष अभी भी कोई अल्टरनेटिव सोच रहा था। उसके बाद दक्ष वापस माहिरा की तरफ मुड़ता है और फिर उसे अपनी जगह से खड़ा होने के लिए कहता है। माहिरा भी दक्ष की बात सुनकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाती है। उसके बाद दक्ष उसके चेहरे के पास जाता है और फिर उसके कान में धीरे से कहता है, ये स्वॉर्ड लो, और जैसे ही गेट के आदमी अपनी जगह से हिल जाए तब तुम चुपके से गेट पर चले जाना, और फिर कोई भी आदमी बाहर की तरफ भागे तब तुम्हें इस स्वॉर्ड से इनको एक हल्का कट मरना है। लेकिन तुम्हें ध्यान से रहना होगा, क्योंकि ये स्वॉर्ड पॉइजन्स है। कहीं गलती से तुम अपने आप को चोट मत पहुंचा लेना। डाल माहिरा से कहता है और फिर उसको वो स्वॉर्ड दे देता है। उसके बाद दक्ष एक बार फिर अपना एक और वेपन निकलता है, लेकिन इस बार वो डबल हेडेड बैटल एक्स निकलता है। हालांकि वो केवल 1 स्टार रैंक का वेपन था, लेकिन उसके अलावा दक्ष के पास कोई दूसरा सुटेबल वेपन नहीं था जो इस सिचुएशन में यूज कर सके। इसके बाद दक्ष आगे बढ़ता है और फिर उन 8 लोगों में से एक पर अटैक करता है। दक्ष उस एक से उस आदमी के हाथ पर जोर अटैक करता है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है। हालांकि दक्ष की बैटल एक्स केवल 1 स्टार रैंक को होने के कारण वो अपने से ऊपर रैंक वाली चीजों और सामान को नहीं काट सकती है। वहां पर खड़े ऑलमोस्ट सभी लोगों को लगा कि इस आदमी का हाथ खो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद वो आदमी दर्द में चिल्ला देता है, जिसे सुनकर वहां पर खड़ा हर एक इंसान शोक रह जाता है। इधर माहिरा और मानव और उसका दोस्त का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्लोज। अभी वो लोग शोक में थे कि अगले ही पल एक और आदमी की दर्द भी चीख उन सभी को सुनाई देती है। उसके बाद उन सभी को एक के बाद एक चीखें सुनाई देती है। कुछ ही सेकंडों में वहां पर उनके बॉस को छोड़कर सभी के सभी लोग चिल्ला रहे थे। उन सभी लोगों के दक्ष ने कुछ ना कुछ तोड़ दिए थे। ये देखकर उन लोगों का बॉस भी घबरा गया था, लेकिन फिर वो अपने जगह से खड़ा होता है और अपनी फुल पावर्स के साथ दक्ष पर हमला करता है। इससे पहले वो दक्ष के पास आ भी पता, उससे पहले ही दक्ष अचानक से उसकी नजरों कर सामने से गायब हो गया था, और फिर अगले ही पल दक्ष उस लोगों के बॉस के ठीक पीछे आ जाता है। उन लोगों का बॉस अभी भी इधर उधर देख ही रहा था। तब दक्ष धीरे से उसके कान के पास आकर कहता है, मुझे लगा तुझमें कुछ बात तो होगी तभी तो इतना उछल रहा है, लेकिन तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेकार निकले। दक्ष उड़ाई कहता है और फिर पीछे से पकड़कर दक्ष उसे उस रूम को टेबल पर गिरा देता है। टेबल पर गिराने के कारण टेबल पर रखे रेलिक चाकू, जो उन्हीं लोगों में से एक का था, और गिरते ही उनके बॉस के हाथ में आर पार हो जाते हैं। जैसे ही रेलिक चाकू उनके बॉस के हाथ में घुसता है, वैसे वो चिल्लाना भी शुरू कर देता है, लेकिन दक्ष गुस्से में उसके चेहरे पर मारना शुरू कर देता है, और अगली ही पल दक्ष के हाथ पूरी तरफ से खून में भर जाता है। उनके बॉस का चेहरा से खून निकलना शुरू हो गया था। इतने में इस कमरे के गेट से कुछ पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं, और फिर वो सभी भागकर दक्ष को उनके बॉस से अलग करते हैं, जो अब तक अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। इधर पुलिस वालों को देखकर दक्ष अपने आप को शांत करता है, और फिर वो अपने आप को साफ करके निधि के पास आ जाता है, जो अभी भी वहीं पर बेहोशी की हालत में थी। पुलिस ऑफिसर, ये वही लोग हैं जिन्होंने लड़ाई शुरू की है, इन सभी को आप अरेस्ट कर लीजिए। उस रूम में एक और आदमी आता है और वह दक्ष और उसके लोगों की तरफ इशारा करके कहता है। इतने में एक और पुलिस कांस्टेबल वहां उस कमरे में आता है और फिर उस पुलिस ऑफिसर के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, और फिर वो दिल को तरफ देखने लग जाता है, और उसके बाद वो कांस्टेबल पुलिस ऑफिसर को एक लिफाफा देता है। हेलो मिस्टर, आप कौन है? वो पुलिस ऑफिसर उस आदमी से पूछता है जिसने अभी अभी दक्ष पर इल्जाम लगाया था। मैं इस होटल का ऑनर हूं, और जिसको इसने मारा है वो मेरा बड़ा भाई है। वो आदमी कहता है, ठीक है, लेकिन क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि इसी ने 8 हंटर्स जो 4
5 और 6 स्टार रैंक के थे, इनको मार दिया है। वो पुलिस वाला होटल ऑनर से कहता है, लेकिन आपने अभी अभी देखा है कि वो मेरे भाई को मार रहा था। वो होटल ऑनर कहता है, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होगा तो तुम कैसे साबित करोगे कि इस लड़के ने 8 मिड रैंक हंटर्स की अकेले मारा है? क्या तुम्हारे पास इस रूम की सीसीटीवी फुटेज है क्या? वो पुलिस ऑफिसर होटल ऑनर से पूछता है। यह सुनकर होटल ऑनर की बोलती बंद हो गई, क्योंकि वो जानता था कि यदि इस रूम की सीसीटीवी फुटेज पुलिस वालों के हाथ लग गई तो ये लड़का जेल जाए या नहीं बल्कि उसका हो टल जरूर बंद हो जाएगा। एपिसोड 92 स्नीकी। लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होगा तो तुम कैसे साबित करोगे कि इस लड़के ने 8 मिड रैंक हंटर्स की अकेले मारा है? क्या तुम्हारे पास इस रूम की सीसीटीवी फुटेज है क्या? वो पुलिस ऑफिसर होटल ऑनर से पूछता है। यह सुनकर होटल ऑनर की बोलती बंद हो गई, क्योंकि वो जानता था कि यदि इस रूम की सीसीटीवी फुटेज पुलिस वालों के हाथ लग गई तो ये लड़का जेल जाए या नहीं बल्कि उसका होटल जरूर बंद हो जाएगा, और साथ ही साथ वो दोनों भी जेल जाएंगे। उसकी बोलती बंद होती देखकर वो पुलिस वाला अपने साथी पुलिस वालों को सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए कहता है, और फिर वो दक्ष की तरफ देखता है, जो अभी भी वहां खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था। इतने में निधि और बाकी दोनों को भी होश आ जाता है, जिसे देखकर दक्ष तुरंत निधि को चेक करने लगता है। निधि, तुम ठीक हो ना? दक्ष निधि से पूछता है। भैया, आप यहां क्या कर रहे हो? निधि थोड़ी हैरान होती हुई पूछती है। पहले ये बताओ, तुम ठीक हो ना? दक्ष एक बार फिर से निधि से पूछता है। हाँ, मैं ठीक तो हूं, लेकिन सिर घूम रहा है। निधि कहती है, यहां क्या हो रहा है? यहां पर पुलिस क्यों है? और तनु कहाँ है? वो भी हम तीनों के साथ थी। निधि अपने आसपास देखती हुई पूछती है। तनु? दक्ष हैरानी से कहता है, और फिर अपने आसपास देखता है तो उसे एक कोने में एक लड़की दुबकी हुई मिलती है। दक्ष उठकर उसके पास जाता है और फिर उससे कहता है, तनु तुम ही हो ना? अब बाहर निकलो। दक्ष की बात सुनकर वो लड़की अपना सिर ऊपर की तरफ उठाती है और फिर दक्ष को देखने लगती है, और फिर वो उस होटल के ऑनर के भाई की तरफ देखने लगती है। दक्ष उसका चेहरा देखकर बता सकता था कि वो काफी ज्यादा डरी हुई है, लेकिन इस बार डर पहले से कम लग रहा था। जब दक्ष उस रूम में आया था, क्लोज, दक्ष अपना हाथ आगे बढ़ाता है। दक्ष का हाथ आगे देखकर तनु अपना हाथ आगे बढ़ाती है, और फिर दक्ष उसे उस रूम के कोने से बाहर निकालता है और फिर निधि के पास आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो निधि, स्मृति और मायरा, ये लोग मेरे दोस्त नहीं है और ना ही रिश्तेदार है। ये लोग मुझे ब्लैकमेल करते थे और साथ ही साथ मुझे मारने की धमकियां भी देते थे कि मैं अपनी कॉलेज से कुछ लड़कियां यहां नहीं लाई तो ये मेरी प्राइवेट फोटोज और वीडियोज को ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे, इसलिए मैं डर गई थी। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना, तनु सभी से कहती है, और फिर जोर जोर से रोने लगती है। तुम्हारी फोटोज और वीडियोज इन लोगों के पास कैसे आए? तुम इनको कैसे जानती हो? दक्ष तनु से पूछता है। वो मेरा बॉयफ्रेंड था। तनु वहां पर दर्द में तड़प रहे लोगों में से एक की तरफ इशारा करती हुई कहती है। उसे देखकर दक्ष समझ गया कि तनु के साथ क्या हुआ होगा। लेकिन तुम अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरे लोगों की जिंदगियों को दांव पर नहीं लगा सकती हो। क्या पता तुम ये काम करने बाद भी ये लोग तुम्हारी फोटोज और वीडियोज को अपलोड कर देते और उसके बाद वो तुम्हारे द्वारा लाई गई लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते, तो फिर तुम क्या करती? दक्ष थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन वो तनु पर और भी ज्यादा गुस्सा हो पाता उससे पहले निधि ने दक्ष का हाथ पकड़ लिया था ताकि वो गुस्सा ना हो। अभी वो लोग तनु से बात कर रहे थे कि इस होटल ऑनर का भाई और उन लोगों का बॉस अपने एक हाथ को पकड़े अपनी जगह पर खड़ा होता है और फिर एक हथियार बाहर निकल लेता है और उसके बाद दक्ष की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ता है और वो हथियार दक्ष की पीठ में घुसा देता है। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देखकर उस रूम में खड़ा हर एक इंसान हैरान और डर गया था, क्योंकि जैसे उसने वो हथियार दक्ष की पीठ में घुसाने ही वाला था तभी दक्ष के रेवन आर्मर सूट ने ऑटोमेटिकली दक्ष को कवर कर लिया और अगले ही पल दक्ष के पूरे शरीर पर रेवन आर्मर सूट आ गया था, जिसके कारण उन लोगों के बॉस का हथियार दक्ष के आर्मर को छू कर रह गया। दक्ष का ये लुक देखकर निधि के अलावा सभी हैरान, डरे हुए और अपने मुंह खोले दक्ष को देख रहे थे। उसके बाद दक्ष पीछे मुड़ता है और फिर अपने रेवन की बड़ी बड़ी खाली आंखों से उन लोगों के बॉस को देखता है। इधर उन लोगों के बॉस की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वो इस हथियार से दक्ष के टुकड़े टुकड़े कर देगा, क्योंकि वो एक 8 स्टार रैंक का वेपन था।
इतना पावरफुल वेपन भी दक्ष को खरोंच तक नहीं लगा पाया। इसका मतलब ये 9 स्टार रैंक पर पहुंच गया है। ये नहीं हो सकता, तुम 9 स्टार रैंक के नहीं हो सकते हो, वो आदमी दक्ष से कहता है। इधर दक्ष उसके हथियार को अपने हाथ में पकड़ता है और अगले ही पल दक्ष उसे 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है और ना ही तुम हंटर बनने लायक हो, दक्ष अपनी रेवन सूट की डेथ वॉइस में कहता है। और दक्ष की ये आवाज सुनकर वहां रूम में हर एक आदमी की आत्मा कांप जाती है। इधर निधि को छोड़कर बाकी सभी भी काफी ज्यादा ही डर जाते हैं। उस लड़के के वीडियोज और फोटोज कहां पर है? दक्ष एक बार फिर से उससे पूछता है। दक्ष का सवाल सुनते ही वो आदमी जल्दी से अपना फोन निकालता है और फिर दक्ष को दे देता है। ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब उस लड़के ने किया है, उन सभी लोगों का बॉस हकलाता हुआ दक्ष से कहता है। और अगले ही पल दक्ष एक 20% पावर का पंच उनके बॉस के पेट पर मरता है, जिससे वो उस रूम का दरवाजा तोड़कर बाहर वाली दीवार से टकराता है और फिर मुंह से खून थूकने लगता है। एपिसोड 93 सेंट्रल कार्ड। उस लड़के के वीडियोज और फोटोज कहां पर है? दक्ष एक बार फिर से उससे पूछता है। दक्ष का सवाल सुनते ही वो आदमी जल्दी से अपना फोन निकालता है और फिर दक्ष को दे देता है। ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब उस लड़के ने किया है, उन सभी लोगों का बॉस हकलाता हुआ दक्ष से कहता है। और अगले ही पल दक्ष एक 20% पावर का पंच उनके बॉस के पेट पर मरता है, जिससे वो उस रूम का दरवाजा तोड़कर बाहर वाली दीवार से टकराता है और फिर मुंह से खून थूकने लगता है। ये देखकर वो पुलिस वाला भागता है और फिर उस कमरे में आता है और दक्ष को शांत करने की कोशिश कारण लगता है। सर शांत हो जाइए प्लीज, यदि इसे कुछ हो गया तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, वो पुलिस वाला दक्ष को कहता है। और उसकी बात सुनकर दक्ष किसी तरह अपने आप को शांत करता है। जब दक्ष एक बार शांत हो गया तब जाकर वो पुलिस ऑफिसर दक्ष को वही लिफाफा देता है जिसको अभी कुछ देर पहले उसके कांस्टेबल ने लाकर दिया था। सर ये लो आपका प्रोफेशनल हंटर आईडी कार्ड, ये अप्रूव हो गया है। अब आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड हंटर हैं, इसलिए आपको कुछ भी गलत करने से बचना होगा। और रही बात इन लोगों की, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इनके साथ हम क्या कर सकते हैं। आप जो बोलेंगे वो हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा ताकि हम बता सके कि ऐसा करने को हमें किसने कहा था, वो पुलिस वाला दक्ष से कहता है। और पुलिस वाले की बात सुनकर उन लोगों के बॉस का भाई, जो इस होटल का ऑनर भी, वो हैरान खड़ा हुआ दक्ष को देख रहा था। मुझे पुलिस के काम के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम है, इसलिए आप लोग ही इस मामले को देख लीजिए, अब मैं चलता हूं, दक्ष कहता है। ठीक है आप जाइए, वो पुलिस ऑफिसर दक्ष से कहता है। उसके बाद दक्ष वापस निधि और बाकियों के पास जाने लगता है, लेकिन बीच में ही दक्ष को इस आदमी का भाई दिख जाता है जो सूट बूट पहने हुए खड़ा हुआ था और दक्षिण देखे जा रहा था। हेलो मिस्टर, यदि तुम या तुम्हारे भाई ने फिर से मेरे लोगों को परेशान किया तो इंजाम देख लेना। मैं तुम दोनों के पूरे खानदान को खत्म करके जेल भी जा सकता हूं, इसलिए थोड़ा ध्यान से रहना। अब अपने भाई को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचा दो, नहीं मर गया तो फिर मेरे को दोष मत देना, दक्ष उस होटल के ऑनर को कहता है। और दक्ष की बात सुनकर वो हमें सिर हिलाता है और फिर वहां होटल में कई सारी एम्बुलेंस आ जाती है जो सभी घायलों को वहां से ले जाती है। क्लोज। तनु ये लो तुम्हारे फोटोज और वीडियोज, अगली बार किसी को ध्यान से चुनना, और यदि कभी फिर ऐसा हुआ तो तुम अपने मॉम और डैड को इस बारे में जरूर बताना, वो ही ऐसे जो तुम्हारी मदद बिना किसी फायदे के लिए करेंगे। बाकी 99% लोग जो मदद करेंगे वो भी किसी ना किसी बेनिफिट को देखकर ही करेंगे, इसलिए अगली बार ध्यान रखना, दक्ष तनु से कहता है। और फिर दक्ष और निधि के साथ बाकी सब माहिरा के साइबर गेमिंग कैफ में आ जाते हैं। अभी वो लोग वहां पर पहुंचे ही थे कि तभी दक्ष का फोन की रिंग बजती है और दक्ष अपना फोन बाहर निकालता है। वो अपने फोन पर नंबर देखता है। आंटी, मैं तो भूल ही गया था कि आंटी को भी बताना है कि निधि एकदम ठीक है, दक्ष अपने मन में कहता है और फिर कॉल पिक कर लेता है। हेलो आंटी, दक्ष इतना ही कहता है कि उससे पहले ही रेखा उधर से कहने लगती है, निधि मिली क्या? आंटी आप शांत हो जाओ, निधि मिल गई है और वो ठीक भी है। आज वो लोग कॉलेज में काफी देर तक थे तो उन तीनों फोन चार्ज करना भूल गई थी, इसलिए उन तीनों का फोन बंद हो गया था। टेंशन मत लो, आप खुद ही निधि से बात कर लो, दक्ष रेखा से कहता है और फिर निधि को फोन दे देता है और साथ में चुप रहने का इशारा करता है। दक्ष को ऐसे इशारे करते हुए देखकर निधि समझ गई कि दक्ष अभी
कुछ देर पहले हुई इंसिडेंट के बारे में आंटी को ना बताने के लिए कहा है। मॉम, आई एम सो सॉरी। अगली बार मैं अपने बैग में एक पावर बैंक रख लूंगी ताकि मैं अपने फोन को चार्ज कर सकूं। अभी हम सभी खाना खा रहे हैं, आप मेरे और भाई के लिए खाना मत बनाना। और आंटी कैसी है? निधि दक्ष की मॉम के बारे में पूछती है। उसके कुछ देर बाद निधि कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। आंटी ठीक है, अभी तक सब कुछ नॉर्मल है। और मॉम कह रही थी कि हमें थोड़ा जल्दी घर आना पड़ेगा क्योंकि कल सुबह जल्दी तुम्हें नोवा सिटी के लिए निकलना पड़ेगा। निधि कहती है, क्यों? दक्ष पूछता है। ये तो नहीं पता है, मॉम ने कुछ भी नहीं बताया है। निधि दक्ष से कहती है। अभी वो दोनों बात कर रहे थे कि इतने में माहिरा सभी के लिए खाना लेकर आ जाती है और फिर सभी लोग खाना खाने लग जाते हैं। माहिरा जी, क्या आपके पास वो कोल्ड कॉफी और होगी क्या? दक्ष एक बार फिर से माहिरा से वो महंगी वाली कोल्ड कॉफी मांगता है। हाँ, लेकिन सिर्फ एक ही है, माहिरा दक्ष से कहती है। और उसके बाद वो कोल्ड कॉफी दक्ष के सामने रख देती है। थैंक यू माहिरा जी, दक्ष कहता है और फिर वो कॉफी उठाने के अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन उससे पहले वो कॉफी को छू भी पता, उससे पहले निधि अपना हाथ उस पर रख देती है। भाई, ये मुझे पीनी है, निधि कहती है। देख निधि, ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे दे दे प्लीज। मैं तुझे कुछ भी खरीद दूंगा, लेकिन ये नहीं दे सकता है। ये लास्ट है और पता नहीं फिर कब पीने को मिलेगी। दक्ष कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए है, निधि कहती है। निधि, तुझे भी पता है कि तू मेरी ये कॉफी छीन नहीं सकती है। दक्ष कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर आप भी नहीं पी पाओगे। निधि कहती है, ठीक, हाफ हाफ कर लेते हैं। दक्ष कहता है, ठीक है, निधि कहती है और फिर दोनों हाफ हाफ करने लगते हैं। ये देखकर गहन पर बैठे माहिरा और बाकी सब दक्ष को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। एपिसोड 94, अबाउट न्यू वर्ल्ड। मुझे कुछ नहीं चाहिए है, निधि कहती है। निधि, तुझे भी पता है कि तू मेरी ये कॉफी छीन नहीं सकती है। दक्ष कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर आप भी नहीं पी पाओगे। निधि कहती है, ठीक, हाफ हाफ कर लेते हैं। दक्ष कहता है, ठीक है, निधि कहती है और फिर दोनों हाफ हाफ करने लगते हैं। ये देखकर गहन पर बैठे माहिरा और बाकी सब दक्ष को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। उन सभी का दक्ष की तरफ ऐसे देखना काफी ओबिवियस भी था, क्योंकि अभी कुछ समय पहले यही दक्ष इतना खतरनाक और सीरियस था कि कोई भी इंसान इसे देखकर ही डर जाए। और अब वो इतना स्वीट और हम्बल था कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि ये वॉयलेंस भी कर सकता है। वही इधर दोनों अपनी अपनी कॉफी पीकर खत्म भी कर दी थी और साथ ही साथ उन लोगों ने खाना भी खा लिया था। दक्ष खाना खाने के बाद वो एक बार फिर से अपना बीच में छोड़े गेम को कंटिन्यू करता है। इधर माहिरा काफी देर से दक्ष के उस सूट के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस थी। वो जानना चाहती थी वो आखिरी चीज क्या है। उसने आज से पहले कभी भी ऐसी चीज नहीं देखी थी जो अचानक से किसी इंसान को कवर कर लेती हो। अब जब दक्ष अपने सेट अपर गेमिंग कर रहा था और निधि स्मृति और मायरा के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी, तभी माहिरा को मौका मिल जाता है ताकि वो निधि से उस सूट के बारे में पूछ सके। उसके बाद माहिरा निधि के पास जाती है। पास जाकर वो सुनती है कि वो दोनों, स्मृति और मायरा, दोनों भी इस बारे में निधि से पूछ रहे थे। और इधर मानव और उसका दोस्त भी निधि के पास आकर बैठ गया ताकि वो सुन सके। प्लीज निधि बताओ ना, स्मृति निधि से रिक्वेस्ट करती हुई पूछती है। क्लोज, क्या आप लोगों ने सच में मैजिकल वर्ल्ड के बारे में नहीं सुना क्या? निधि उन सभी से पूछता है। मैंने सुना है, लेकिन इतना ही सुना है कि इस नाम का कोई वर्ल्ड है, लेकिन वो अभी गवर्नमेंट के अंडर है। मानव कहता है, हाँ, लेकिन अब कोई भी नॉर्मल सिटीजन मैजिकल वर्ल्ड में जा सकता है। कुछ साल पहले तक कोई भी विदाउट गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन के बिना वहां नहीं जा सकता था, लेकिन अब आपको सिर्फ बेस हंटर आईडी चाहिए। निधि कहती है, हमें उस रेवन जैसे मुंह वाले सूट के बारे में बताओ, वो क्या चीज है और तुम्हारे भाई को कैसे मिला? स्मृति निधि से पूछती है। उन्हीं से दक्ष को वो रेवन वाला आर्मर मिला है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। करीब 100 ब्लड बीस्ट मरने पर केवल 20 ब्लड बीस्ट ऐसे होते हैं जो इस तरह के आइटम गिरते हैं, लेकिन कई बार तो 100 ब्लड बीस्ट को मारने के बाद भी कोई आइटम या रेलिक नहीं मिलता है। निधि बताती है, अच्छा, इस आदमी ने कहा था कि ये नामुमकिन है, तुम इतनी कम उम्र में 9 स्टार रैंक पर नहीं पहुंच सकते हो। इसका क्या मतलब है? माहिरा एक बार फिर से पूछती है। अच्छा, इस आदमी ने कहा था कि ये नामुमकिन है, तुम इतनी कम उम्र में 9 स्टार रैंक पर नहीं पहुंच सकते हो। इसका क्या मतलब है?
माहिरा एक बार फिर से पूछती है, अच्छा रैंक? ये हंटर्स की जी जाने वाली रैंक्स है। ये 1 स्टार रैंक से 9 स्टार रैंक तक होती है। जैसे जैसे किसी हंटर की रैंक अप होती है, उसकी पावर बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए एक 3 स्टार रैंक का हंटर अपने नॉर्मल हाथों से स्टील को चीर सकता है, लेकिन मैजिकल वर्ल्ड में जान का खतरा उतना ही ज्यादा है। अब तक ज्यादा लोग मैजिकल वर्ल्ड में नहीं गए हैं, लेकिन जो भी गए हैं इनमें से 50% से ज्यादा लोग या तो मारे गए हैं या फिर बहुत बुरी तरह घायल होकर आए हैं। निधि कहती है। इतने में निधि को अपने कान के पास एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर निधि थोड़ी डर सी जाती है, क्योंकि वो आवाज दक्ष की ही थी। निधि, तुझे मैजिकल वर्ल्ड के बारे में इतना कुछ कैसे पता? दक्ष निधि के कान में धीरे से कहता है, लेकिन दक्ष की बात सभी की सुनाई दे जाती है। इसका मतलब तूने फिर से मेरे कमरे में कुछ तो ढूंढने गई थी ना? दक्ष निधि से कहता है, और अपने भाई की बात सुनकर निधि धीरे से दक्ष से दूर जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दो, निधि कहती है, और फिर वो उस साइबर कैफे से बाहर भागने लगती है। लेकिन अगले ही पल डाल साइबर कैफे के मैन गेट पर दिखाई देता है। तुझे पता है ना, मैं तेरे से बहुत ही ज्यादा तेज हूं, दक्ष कहता है, और फिर दक्ष निधि को पकड़ लेता है। आखिरी बार बाय बाय। क्या पता कल तक मैं जिंदा रह भी पाऊंगी या नहीं, इसलिए आज ही सबको बाय बोल रही हूं, निधि कहती है, और उसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर माहिरा के साथ सब भी उनको जाते हुए देखते रहते हैं, और वही मानव का दोस्त मानव से कहता है, भाई तो तू बाल बाल बचा है। आज सुबह तू निधि के भाई से ऑलमोस्ट लड़ाई करने ही वाला था, लेकिन उसने तुझे इग्नोर कर दिया, नहीं तो तू आज हॉस्पिटल में एडमिट होता है। अरे यार, सुबह की बात क्यों कर रहा है? मैं इस सुबह को याद भी नहीं रखना चाहता हूं, मानव अपने दोस्त से कहता है। एपिसोड 95 डिस्कस। निधि और दक्ष दोनों वहां से निकलने के बाद सीधे घर आ जाते हैं। घर में एंटर करते ही वो दोनों अपने सामने राजीव और रेखा को देखते हैं, जो लिविंग हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। निधि, यहां आओ। रेखा ने जैसे ही निधि को देखा वैसे ही निधि को अपने पास बुला लिया। अपनी मॉम की आवाज सुनकर निधि तुरंत ही उनके पास चली गई, और दक्ष भी निधि के पीछे पीछे जाकर राजीव के पास बैठ गया। जब तुम्हारा फोन डिस्चार्ज हो गया था तो फिर तुम मुझे किसी और के फोन से कॉल भी तो कर सकती थी। तुझे पता है कि मैं कितनी ज्यादा डर गई थी, रेखा निधि को डांटती हुई कहती है। सॉरी मॉम, अगली बार से ध्यान रखूंगी, निधि अपनी मॉम से कहती है। इधर दक्ष राजीव अंकल के काम कंप्लीट होने का वॉर कर रहा था, और कुछ ही मिनटों में राजीव ने सारे डॉक्यूमेंट को चेक करके साइड में रख दिया था। अंकल, निधि कह रही थी कि आप मुझे नोवा सिटी भेज रहे हैं। जैसे ही दक्ष ने देखा कि राजीव का काम पूरा हो गया है, वैसे ही दक्ष राजीव से पूछता है, हाँ, कल सुबह नोवा सिटी के लिए निकल जाना। राजीव दक्ष से कहते हैं, पर क्यों? दक्ष एक बार फिर से राजीव से पूछता है, क्योंकि अगले 2 दिन बाद बाहर की कंट्री से एक हाईटेक मशीन आने वाली है, जो कि बहुत महंगी है, और वो मशीन आज से ठीक 23 तारीख शाम को नोवा सिटी के एयरपोर्ट पर वो मशीन आएगी, और तुम्हें उस मशीन को सिल्वर सिटी लानी है, वो भी बिना डैमेज के। इस तरह के मामले में मैं किसी दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं कर सकता हूं। राजीव दक्ष से कहते हैं, अंकल, क्या आपने वो मशीन खरीदी है क्या? दक्ष थोड़ा कंफ्यूज होता हुआ पूछता है, नहीं, वो काफी महंगी और काफी ज्यादा हाईटेक मशीन है, जो किसी बड़े हॉस्पिटल वाले ही परचेज कर पाते हैं, वो हर किसी को मिलती भी नहीं है। राजीव बताते हैं, क्लोज, वो किस तरह की मशीन है और आप हो उसे नोवा सिटी से कुछ नहीं ले आते हैं, मेरे से ज्यादा आपको इस मशीन की जानकारी होगी ना? दक्ष एक बार फिर से पूछती है, वो मशीन तुम्हारी मां के लिए है। ये मशीन तुम्हारी मां के ठीक होने प्रोसेस और डिजीज किस तरह से खत्म हो रही है, कहा है, ये सब कुछ वो मशीन डायप्ले कर देगी। ये एक ही हॉस्पिटल की ऑलमोस्ट 50% मशीनों का काम कर सकती है, इसलिए मैंने अगले 1 महीने के लिए इस मशीन को रेंट पर लिया है, और मैं नहीं चाहता कि ये मशीन डैमेज हो जाए। और मैं कल और अगले दिन लगी पर भी नहीं जा सकता हूं, क्योंकि अगले दोनों दिन मुझे ऑपरेशन करने हैं। यदि मैंने ये नहीं लिए तो उन दोनों में एक मारा जाएगा, जबकि दूसरा इतना सीरियस नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं। राजीव दक्ष से कहता है, ठीक है, मैं ये काम कर लूंगा, आप अपने ऑपरेशंस पर ध्यान दीजिए। दक्ष कहता है, ठीक गई, फिर मैं तुम्हारे लिए इस मशीन को लाने के लिए कार्गो व्हीकल बुक कर देता हूं। राजीव कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी है, जिसकी मदद से आपकी मशीन आपको विदाउट स्क्रैच मिल जाएगी। ये काम आप मुझे पर छोड़ दो।
दक्ष कहता है, वो कैसे? राजीव पूछता है। राजीव की बात सुनकर दक्ष अपनी जगह पर खड़ा होता है और फिर अपने पास रखे एक सोफे पर हाथ रखता है। वो सोफा लंबाई में करीब 8 फुट लंबा था। अगले ही पल वो सोफा अपनी जगह से गायब हो जाता है। ये देखकर राजीव के साथ साथ निधि और रेखा भी काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी ऐसा कुछ देखा नहीं है। उसके बाद दक्ष वहां से दूर एक कोने में जाता है जहां पर वो सोफा आ सके और फिर दक्ष अपना हाथ आगे करता है और अगले ही पल उस कोने में वही सोफा वापस आ जाता है। मेरे पास एक 9 स्टार रैंक का स्टोरेज रेलिक है। इसका मतलब मैं किसी भी बड़ी सी बड़ी चीज जैसे सोफा, बेड, यहां तक कि मैं एक मिनी ट्रक भी इस स्टोरेज रेलिक में ले जा सकता हूं और किसी भी टाइप का डैमेज भी नहीं होता है। दक्ष राजीव से कहता है, सच में? इसका मतलब वो मशीन सिल्वर सिटी लाने के लिए कार्गो व्हीकल भी नहीं चाहिए और सेफली भी आ जाएगी। थैंक यू दक्ष। तो फिर तुम कल ही निकल जाना और तुम्हारी मॉम का ध्यान रखने के लिए मैंने एक अच्छे डॉक्टर को रख लिया है जो इस तरह को बीमारियों की एक्सपर्ट है। वो कल सुबह यहां आ जाएगी। राजीव कहता है, थैंक यू अंकल। दक्ष कहता है, मॉम और डैड कल मैं भी भाई के साथ जाऊंगी। मुझे नोवा सिटी में कुछ दोस्तों से मिलने जाना भी है और भाई साथ रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा। निधि भी अपने जगह पर खड़ी होती है और फिर कहती है, जब तक दक्ष तुम्हारे साथ है तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने भाई के बिना कहीं भी मत जाना। रेखा निधि से कहती है, ठीक है मॉम। निधि कहती है और फिर वहां से जाने लगती है। अरे रुको, कहाँ चली? अंकल आंटी से तो परमिशन ले ली, लेकिन मेरे से परमिशन कौन लेगा? दक्ष निधि को चिढ़ाते हुए कहता है, क्या भाई तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे साथ नहीं जाना चाहते हो क्या? निधि दक्ष से कहती है, सोच रहा हूं कि मैं तुझे ना लेकर जाऊं। दक्ष एक बार फिर कहता है, मॉम डैड देखो ना। निधि कहती है, हम दोनों इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तुम दक्ष से ही पूछो। रेखा कहती है, ये सुनकर निधि थोड़ी सैड सी हो जाती है, हालांकि वो भी सैड होने का नाटक कर रही थी। अच्छा ठीक है, कल सुबह टाइम से रेडी हो जाना, दक्ष कहता है। धी कहती है और फिर वो तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। थैंक यू भाई धनी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।